वेलकम टू द डिबेट। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे अगर आप सड़क पर चलते हुए गिरते हैं और आपकी हड्डी टूटती है तो एक्सरे उस सफेद लकीर को तुरंत पकड़ लेता है ना? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर सीधा इशारा करके कहता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। एग्जैक्टली। पर दिमाग के अंदर चल रही लड़ाइयों का ना कोई एक्सरे नहीं होता। आज हम उसी अदृश्य लड़ाई पर चर्चा कर रहे हैं जिसे द फोर्ट्रेस माइंड मटेरियल ने बहुत बखूबी समझाया है। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा दिमाग बाहर से शांत दिख सकता है लेकिन अंदर ही अंदर वो नकारात्मक विचारों से खोखला हो रहा होता है। सही बात है। तो ऐसे में एक अभेद्य किला यानी एक फोर्ट्रेस माइंड कैसे बनाया जाए, खास तौर पर उन नए दर्शकों के लिए जो पहली बार इस फ्रेमवर्क को समझ रहे हैं। यहीं से हमारा मूल विवाद शुरू होता है। मैं मानती हूं कि एक फोर्ट्रेस माइंड का असली आधार एक ठोस डिसिप्लिन सिस्टम बनाना और अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी शिफ्ट करना है। जब तक आप अपने माहौल को एक अनुशासन के ढांचे में नहीं ढालते, दिमाग मजबूत नहीं हो सकता। मैं इस मुद्दे को पूरी तरह अलग नजरिए से देखता हूं। आप एक बाहरी ढांचे की बात कर रही हैं, पर मेरा तर्क यह है कि बिना दिमाग के जहर, जिसे हम मेंटल टॉक्सिन्स कह सकते हैं, उसको पहचाने और उससे लड़े बिना आपका कोई भी बाहरी सिस्टम काम ही नहीं कर सकता। दिमाग एक युद्धभूमि है। पर दिमाग को युद्धभूमि मानना थोड़ा थका देने वाला नहीं है? नहीं, जब तक आप अपने अंदर के नकारात्मक विचारों को, उस आइडेंटिटी पॉइजन को चुनौती नहीं देते, तब तक कोई भी डिसिप्लिन या एनवायरनमेंट डिजाइन आपको अंदर की घुटन से बचा नहीं सकता। तो चलिए इन दोनों दृष्टिकोणों की गहराई में उतरते हैं। देखिए, मटेरियल इस बात को बहुत स्पष्ट करता है कि मोटिवेशन मौसम की तरह होती है। आज धूप है, कल बारिश हो सकती है। हाँ, केमिकल्स और हार्मोन्स पर डिपेंड करती है, राइट? एग्जैक्टली। इसलिए जब आप मोटिवेशन के सहारे चलते हैं तो आप हर रोज एक नई लड़ाई लड़ रहे होते हैं। लेकिन एक अनुशासन का सिस्टम यानी डिसिप्लिन सिस्टम कैलेंडर की तरह स्थायी होता है। पर कैलेंडर आपके थॉट्स को चुप थोड़ी करा सकता है। लेकिन वो आदत तो डाल सकता है ना। जो इंसान पहली बार अपनी जिंदगी में ठहराव लाना चाहता है, उसके लिए सबसे बड़ा बदलाव अपनी आइडेंटिटी को बदलना है। मैं डिसिप्लिन्ड बनने की कोशिश कर रही हूँ, ये सेंटेंस ही आपके दिमाग को संघर्ष मोड में डाल देता है। ओके। लेकिन खुद से ये कहना कि मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, एक पूरी तरह से नई नींव रखता है। ये सिर्फ मोटिवेशन का खेल नहीं है, ये दिमाग का डिसीजन फटीग कम करने का तरीका है। जब आप मान लेते हैं कि आप अनुशासित हैं, तो आपका दिमाग हर छोटे फैसले पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। डिसीजन फटीग खत्म करना अच्छी बात है, मैं मानता हूं। लेकिन जिसे आप नई नींव कह रही हैं, वो दरअसल एक कच्चे धरातल पर रखी जा रही है। कच्चे धरातल पर? वो कैसे? देखिए, मटेरियल जिसे आइडेंटिटी पॉइजन कहता है ना, वो कोई आम समस्या नहीं है। जब एक इंसान किसी टेम्परेरी फेलियर को अपनी परमानेंट पहचान मान लेता है, जैसे एक बार बिजनेस में फेल होने पर खुद को जिंदगी भर के लिए फेलियर मान लेना, तो वो इंसान रोज थोड़ा थोड़ा जहर पी रहा है। हाँ, वो आइडेंटिटी पॉइजन वाली बात तो है। राइट। ऐसी स्थिति में जहां उसका सबकॉन्शियस माइंड उस पर लगातार हमला कर रहा है, वहां सिर्फ फोन दूर रख देने से या मैं डिसिप्लिन्ड हूं बोलने से उसकी इंटरनल आवाज चुप नहीं होगी। आपको उस जहर को निकालने के लिए एक एक्टिव छलनी यानी एक एक्टिव फिल्टर की जरूरत होती है। पहला कदम इस आवाज को नाम देना और उसे चुनौती देना ही होना चाहिए। लेकिन लगातार लड़ना अपने आप में एक बीमारी बन सकता है यार। सोचिए, अगर एक व्यक्ति हर नेगेटिव थॉट को पकड़ने लगे और उसे चुनौती देने लगे तो वो कॉग्निटिव फटीग का शिकार हो जाएगा। पर उसके बिना तो एक सेकेंड सुनिए, दिमाग हर वक्त अलर्ट मोड में रहेगा ना फिर तो? मटेरियल में कहा गया है कि असली फोर्ट्रेस वहां बनता है जहां शांति होती है, साइलेंस होती है। आप हर विचार पर रिएक्ट नहीं कर सकते। साइलेंस तो जरूरी है। तो सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये आपको उस युद्ध भूमि से ही बाहर निकाल देता है। अगर मैं अपना एनवायरनमेंट पहले ही ऐसा डिजाइन कर लूं जहां गलत डिसीजन लेने का ऑप्शन ही ना हो, जैसे जंक फूड घर में ही ना रखना, ओके, हाँ, तो मुझे उस खाऊं या ना खाऊं वाली मानसिक जंग से व्यूज गुजरना ही नहीं पड़ेगा। मेरा फोकस एक बेहतर मैनेजमेंट सिस्टम पर है जहां विल पावर की जरूरत ही ना पड़े। रुकिए, एनवायरनमेंट डिजाइन जंक फूड के लिए काम कर सकता है क्योंकि वो एक फिजिकल चीज है, लेकिन आपके दिमाग के अंदर चलने वाले शोर का क्या? शोर? हाँ, मटेरियल में एक बहुत सटीक उदाहरण है कि
असली शोर बाहर की सड़कों पर नहीं बल्कि आपके दिमाग के अंदर होता है, जो रात के 2 बजे भी आपको सोने नहीं देता। अब रात के 2 बजे आपका एनवायरनमेंट डिजाइन क्या करेगा? कमरे में शांति तो होगी। कमरे में शांति है, फोन बंद है, जंक फूड नहीं है, पर दिमाग के अंदर तूफान चल रहा है। यहीं पर दिमाग को युद्ध भूमि मानना पड़ता है। तभी ब्रेन डंप की तकनीक काम आती है, दिमाग का कचरा पेपर पर उतारना। और इसका एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है। जब आप चीजों को पेपर पर लिखते हैं तो आप दरअसल अपने दिमाग के फियर सेंटर यानी अमिगडेला का बोझ कम कर रहे होते हैं। दिमाग को लगता है कि चलो ये डर अब पेपर पर महफूज है, मुझे इसे लगातार प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ये आपके सिस्टम डिजाइन से पहले की सबसे बड़ी जरूरत है। ब्रेन डंप के उस बायोलॉजिकल मैकेनिज्म वाली बात से मैं असहमत नहीं हूँ। अमिगडला को शांत करना सच में ज़रूरी है, लेकिन यहाँ मैं अपने आइडेंटिटी शिफ्ट वाले पॉइंट की गहराई को एक एनालॉजी से समझाना चाहूँगी। बोलिए। क्या हम एक नया पेड़ यानी हमारी नई पहचान जहरीली मिट्टी में लगा रहे हैं? आपका मानना है कि पहले उस मिट्टी को छान कर जहर निकालना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। पर न्यूरोप्लास्टिसिटी इस तरह काम नहीं करती ना। जब आप एक नया पेड़ लगाते हैं यानी एक नई आदत या नई आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं तो दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। ये नई जड़ें धीरे धीरे दिमाग की पूरी एनर्जी और रिसोर्सेज को सूखने लगती हैं। नतीजतन जो पुराने जहरीले खरपतवार हैं यानी आपके नेगेटिव थॉट लूप्स, उन्हें पोषण मिलना बंद हो जाता है और वो खुद ब खुद सूखने लगते हैं। इसलिए नई आइडेंटिटी का पेड़ लगाना ही मिट्टी को डिटॉक्सिफाई करने का सबसे प्रभावी तरीका है। आपने न्यूरोप्लास्टिसिटी को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया, लेकिन आप भूल रही हैं कि मिट्टी का जहर एक्टिव है, वो कोई पैसिव कचरा नहीं है। एक्टिव कैसे? अगर मिट्टी में दीमक लगी है तो आप कितने भी नए बीज बो दें, वो उन्हें पनपने से पहले ही खा जाएगी। आइडेंटिटी पॉइजन वही दीमक है। ओके। जब तक दिमाग में ये आवाज गूंज रही है कि मैं अनवर्दी हूं, तब तक कोई नई आइडेंटिटी वहां जड़ पकड़ ही नहीं सकती। मटेरियल कहता है कि हर बार जब आप खुद से कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो जहर की एक ड्रॉप आपकी नींव पर गिरती है। पर उसे एक्टिवली ठीक करना तो बहुत थकाऊ है। जहर को बेअसर करने के लिए आपको पहले अपने पुराने लैंग्वेज पैटर्न्स को एक्टिवली अनलर्न करना ही होता है। जब दिमाग कहे कि सब खत्म हो गया, तो आपको वही सवाल पूछना पड़ेगा, इसका प्रूफ क्या है? ये अदालत लगाना उस टॉक्सिक न्यूरल पाथवे को तोड़ने का पहला तरीका है। पर क्या आपको नहीं लगता कि जो इंसान पहली बार इस फ्रेमवर्क को अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए अपने ही दिमाग से लगातार जिरह करना, उसे क्रॉस क्वेश्चन करना थका देने वाला होगा? थोड़ा मेहनत का काम तो है। वो इंसान पहले ही ओवरथिंकिंग से परेशान है। अगर हम उससे कहेंगे कि अब तुम्हें अपने हर विचार को अदालत के कटघरे में खड़ा करके उससे प्रूफ मांगना है, तो क्या हम उसकी मेंटल फटीग कितनी बढ़ा नहीं देंगे? मैं समझ रहा हूं आपका पॉइंट। एक नए व्यक्ति के लिए सबसे ठोस कदम यह है कि वो दिमाग की इस अदालत से बाहर निकले। उसे समझना होगा कि डिसिप्लिन का मतलब खुद से लड़ना नहीं, बल्कि खुद को एक सांचा देना है। जब वो एक आसान रूटीन बनाता है, जैसे सुबह उठते ही अपना फोन ना छूना, तो उसे तुरंत कंट्रोल का एहसास होता है। वो उस फोर्ट्रेस की पहली ईंट रखता है, बिना किसी लंबे मानसिक युद्ध के। मुझे लगता है आप इस फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस को थोड़ा अलग ढंग से पढ़ रही हैं। एक नए दर्शक के लिए जो पहली बार इन कॉन्सेप्ट्स को सुन रहा है, सबसे बड़ी आज़ादी ये होती है जब उसे पता चलता है कि उसके अंदर आने वाला हर डरावना ख्याल सच नहीं है। आज़ादी तो मिलती है जब उसे समझ आता है कि उसका दिमाग सिर्फ एक थॉट जनरेटर है, एक ऐसी मशीन जो लगातार ख्याल पैदा करती है, और ज़रूरी नहीं कि हर ख्याल रियलिटी हो। ये समझना उसके लिए थकाने वाला नहीं, बल्कि बोझ उतारने वाला होता है। बोझ उतारना, ओके। हाँ, जब वो समझता है कि मेरा दिमाग मुझे झूठ बोल रहा है, तो पहली बार वो अपनी ही नेगेटिव आवाज से खुद को अलग यानी डिटैच कर पाता है। अगर अंदर कॉन्फिडेंस पूरी तरह खत्म हो चुका है, तो वो सुबह जल्दी उठकर भी अपने ठहराव को महसूस नहीं कर पाएगा। रुकिए, यहाँ एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन मेरा आपसे है। हाँ, पूछिए। आप कह रहे हैं कि उस नेगेटिव आवाज को डिटैच करना बोझ हल्का करता है, लेकिन क्या सिर्फ ये जान लेना काफी है कि दिमाग झूठ बोल रहा है? कैसे मतलब? एक व्यक्ति की फिटनेस जर्नी को ही ले लीजिए। वो रात में खुद को समझाता है कि मैं अनवर्दी नहीं हूं, दिमाग झूठ बोल रहा है। लेकिन सुबह जब अलार्म बजता है तो उसका मोटिवेशन फिर से गायब होता है,
क्योंकि रात की वो मोमेंट्री क्लैरिटी सुबह की ठंड में टिकती नहीं है। वो तो है। अगर उसने पहले से एक सिस्टम नहीं बनाया है, जैसे कपड़े बेड के पास न रखना या दोस्त के साथ जिम जाने का फिक्स कमिटमेंट ना करना, तो उसकी सारी सेल्फ अवेयरनेस फेल हो जाएगी। इसलिए मैं सोचती हूँ कि आज़ादी अवेयरनेस में उतनी नहीं है जितनी एक फूल प्रूफ स्ट्रक्चर में है। स्ट्रक्चर आपकी बिहेवियर को ड्राइव करता है और बिहेवियर लगातार रिपीट होने पर आपके थॉट्स बदल देता है। जिम वाली बात प्रैक्टिकल जरूर है, लेकिन चलिए उस व्यक्ति के अलार्म बजने वाले पल को बिल्कुल करीब से देखते हैं। अलार्म बजा, कपड़े बेड के पास रखे हैं, दोस्त भी वेट कर रहा है। हाँ, तो वो उठ जाएगा। नहीं, लेकिन उस मोमेंट में उसके दिमाग में एक जोर की आवाज आती है, कुछ दिन पहले भी तो जिम छोड़ा था, तेरा वजन कम नहीं होने वाला, तू फिट नहीं हो सकता। ये है असल आइडेंटिटी पॉइजन। अब सिस्टम सामने है, कपड़े सामने हैं, पर उसका माइंडसेट उसे रोके हुए है। अगर उसने अपने दिमाग को एक बैटलफील्ड मानकर उस विचार को काटना नहीं सीखा, अगर उसने तुरंत ये नहीं सोचा कि ये थॉट सिर्फ मेरा डर बोल रहा है, इसका प्रूफ क्या है, तो वो सीधा अलार्म स्नूज करेगा और वापस सो जाएगा। दैट मेक्स सेंस। सिस्टम वहां घुटने टेक देता है जहां इंटरनल आइडेंटिटी क्राइसिस हावी हो। आपका एनवायरनमेंट डिजाइन तभी काम आएगा जब आपके अंदर उस डिजाइन में कदम रखने की हिम्मत बची हो। ये पॉइंट वाकई मजबूत है कि आइडेंटिटी क्राइसिस सिस्टम को हाईजैक कर सकता है, लेकिन यहाँ हमें इस साइकिल को तोड़ने का दूसरा हिस्सा देखना होगा। कौन सा हिस्सा? मटेरियल बहुत सफलता से समझाता है कि आइडेंटिटी शिफ्ट सिर्फ एक शब्द नहीं, एक नया लेंस है। जब वो व्यक्ति कहता है मैं एक डिसिप्लिन इंसान हूं, तो वो कॉन्शियसली अपने फ्यूचर सेल्फ से डिसीजन ले रहा होता है, और हर छोटा एक्शन जो वो इस आइडेंटिटी के अनुरूप लेता है वो एक वोट की तरह काउंट होता है। एक वोट की तरह? हाँ, ये एक स्नोबॉल इफेक्ट है। जैसे जैसे वोट्स बढ़ते हैं, दिमाग की न्यूरोकेमिस्ट्री बदलने लगती है। दिमाग धीरे धीरे एविडेंस देखता है कि हाँ, हम रोज जिम जा रहे हैं तो शायद हम सच में फिट होने लायक हैं। पर शुरुआती धक्का तो चाहिए ना। वही तो सिस्टम देता है। यहाँ स्ट्रक्चर ने उसके अंदर के जहर को एक्टिवली न्यूट्रलाइज किया, बिना किसी लंबे चौड़े इंटरनल जिरा के। एक अनुशासन का ढांचा आपकी लाइफ में वो बाउंसर है जो दिमाग के बेवजह के शोर को आपकी फोकस टेरिटरी में आने ही नहीं देता। बाउंसर की एनालॉजी सुनने में बहुत असरदार लगती है, पर अगर जहर पहले से अंदर बैठा हो, तब वो बाउंसर क्या करेगा? और यही इस चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है, सर्वाइवल वर्सेस क्रिएशन मोड। सर्वाइवल वर्सेस क्रिएशन। हाँ, मटेरियल के एंड में आती ये लाइन हमारी पूरी डिबेट को आमने सामने खड़ा कर देती है। जहर भरा माइंड सर्वाइवल सिखाता है, लेकिन एक डिटॉक्स्ड फोर्ट्रेस माइंड क्रिएशन सिखाता है। राइट। आप इस बात को समझिए कि एक दिमाग जो अंदर से डरा हुआ है, जिसमें टॉक्सिक्स भरे हैं, वो लगातार कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन पंप कर रहा है। वो थ्रेट डिटेक्शन मोड में है, यानी सर्वाइवल मोड में। जब आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड में होता है, उसके पास नए सिस्टम्स बिल्ड करने का, एनवायरनमेंट डिजाइन करने का या डिसिप्लिन फॉलो करने का बैंडविड्थ ही नहीं होता। उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कॉर्टिसोल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की प्लानिंग क्षमता को दबा देता है। जब दिमाग डरता है तो लॉजिक पीछे छूट जाता है। बिल्कुल। तो आप ऐसे इंसान से क्रिएशन की उम्मीद कैसे कर सकती हैं? आप उससे एक नया डिसिप्लिन सिस्टम क्रिएट करने को कह रही हैं, पर क्रिएशन तभी होती है जब इंसान शांत हो, महफूज महसूस करे। इसलिए डिटॉक्स पहला कदम होना ही पड़ेगा। ओके। ब्रेन डंप और विचारों को चुनौती देना उस कॉर्टिसोल के तूफान को शांत करने का तरीका है। जब वो तूफान थमेगा, जब दिमाग सर्वाइवल मोड से बाहर आएगा, तभी वो इस लायक बनेगा कि आपके उस बाउंसर को, यानी एनवायरनमेंट डिजाइन और कैलेंडर की भाषा को समझ सके। ये एक जबरदस्त आहा मोमेंट है मेरे लिए भी। आपका ये कहना कि क्रिएशन रिक्वायर्स बैंडविड्थ और जहर भरा माइंड उस बैंडविड्थ को थ्रेट डिटेक्शन में खर्च कर देता है। लेकिन यहां मेरा एक काउंटर पॉइंट है। जरूर बताइए। क्या होगा अगर हम इस सिस्टम डिजाइन को ही डिटॉक्स का एक जरिया मान लें? कैसे? आइए उसे इस तरह देखते हैं। एक केओटिक एनवायरनमेंट खुद अपने आप में कॉर्टिसोल बढ़ाता है। अगर एक व्यक्ति का फोन लगातार बज रहा है, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कमरा बिखरा हुआ है, तो ये बाहरी केओस उसके अंदर के सर्वाइवल मोड को और ट्रिगर करता है। हाँ, वो तो और हाइपर कर देगा उसको। एग्जैक्टली। तो जब वो इंसान पहली बार इस फ्रेमवर्क को अपनाता है, उसके लिए अपने एनवायरनमेंट को शांत करना, जैसे फोन डू नॉट डिस्टर्ब पर डालना या अपनी टेबल साफ करना, एक तरह से एक्सटर्नल ब्रेन डंप है। इंटरेस्टिंग। एक्सटर्नल ब्रेन डंप। हाँ,
वो अपनी फिजिकल दुनिया में शांति लाकर अपने दिमाग को सिग्नल दे रहा है कि सब ठीक है, अब हम महफूज हैं। यहीं से इस आइडेंटिटी शिफ्ट की सच्ची शुरुआत होती है। यहाँ हम एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहाँ दोनों पहलू एक दूसरे को फीड कर रहे हैं। आप एक्सटर्नल क्यास को कम करके इंटरनल पीस लाने की बात कर रही हैं, और मैं इंटरनल टॉक्सिन्स को हटाकर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कर रहा हूँ। सही कहा, एक लूप बन गया है। लेकिन मुझे लगता है दोनों में एक फर्क जरूर है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आप तभी ठीक कर सकते हैं जब आप अपनी पसंद की फिजिकल स्पेस में हो। ओके। पर मान लीजिए एक इंसान मीटिंग के बीच में बैठा है, उसका बॉस उस पर चिल्ला रहा है और तब उसका दिमाग उससे कहता है तू हमेशा गलती करता है, तू इस जॉब के लायक नहीं। वहां कोई कैलेंडर या कमरे की सफाई उसकी मदद नहीं करेगी ना। हाँ, वहाँ फिजिकल कंट्रोल नहीं है उसके पास। उसे तुरंत उस विचार को फिल्टर करके अपने दिमाग की सफाई करनी होगी। उसे अपनी भाषा बदलनी होगी। मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैं इस सिचुएशन को हैंडल करना सीख रहा हूं। ये एक ऐसी स्किल है जो हर जगह हर वक्त उसके साथ एक अभेद्य किला बनकर चलती है। और मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगी। जब वो व्यक्ति मीटिंग में उस सिचुएशन को कॉग्निटिवली हैंडल कर लेता है तो आखिर में वो वापस अपने सिस्टम पे ही आता है। सिस्टम पर? हाँ, ताकि ऐसी स्थिति दोबारा ना हो। वो मीटिंग के नोट सिस्टम में डालता है, अपनी कल की प्लानिंग करता है और अपने फ्यूचर को सिक्योर करता है। ये जो अनुशासन है, ये एक किले की तरह काम करता है जो उसके दिमाग को बार बार ऐसे अटैक से बचाता है। इसलिए मैं कहती हूँ, विचारों को चुनौती देना एक इमीडिएट डिफेंस हो सकता है, लेकिन किला आखिरकार ईंटों और स्ट्रक्चर से ही बनता है। आप कब तक सिर्फ अपनी तलवार लेकर बॉर्डर पर घूमते रहेंगे? एक समय आएगा जब आपको दीवारें खड़ी करनी पड़ेंगी, और वो दीवारें हैं आपकी नई आइडेंटिटी और आपका डिसिप्लिन सिस्टम। तलवार और दीवार की एनालॉजी मुझे काफी पसंद आई, लेकिन मैं फिर कहूंगा, आप तब तक दीवारें खड़ी नहीं कर सकते जब तक आपकी जमीन पर दुश्मनों का कब्जा हो। जमीन को खाली कराना, जो दिमाग में चल रही नकारात्मक आवाजें हैं उन्हें नकारना, ये कंस्ट्रक्शन की सबसे पहली शर्त है। सही है। कैलेंडर भरेगा जरूर, पर काम कभी शुरू नहीं करेगा। इसलिए पहली बार द फोर्ट्रेस माइंड को समझने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मेरा संदेश यही होगा। सबसे पहले अपने अंदर के उस जासूस को पहचानो जो दिमाग के भेष में आपको झूठ बेच रहा है। जब तक आप उसे एक्सपोज नहीं करेंगे, आपका किला खोखला रहेगा। ये चर्चा दरअसल उन अदृश्य धागों को खोल रही है जिनसे हमारा दिमाग बुनता है। हमारा असहमति का बिंदु ये नहीं है कि किला बनाना चाहिए या नहीं। बिल्कुल नहीं। हम दोनों इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि आखिरी मंजिल एक डिटॉक्स्ड माइंड और इनर पीस पाना ही है। हाँ, जहाँ बाहर का केओस और स्ट्रेस आपकी एनर्जी और क्रिएटिविटी को तोड़ ना सके। हमारी डिबेट सिर्फ उस किले के निर्माण के शुरुआती चरण पर आधारित रही है। एक अप्रोच ये कहती है कि दिमाग के डार्क कॉर्नर्स में जाओ और वहां बेस दर को क्रॉस क्वेश्चन करके कॉग्निटिवली डिटॉक्सिफाई करो, ताकि वो सर्वाइवल मोड खत्म हो सके। एग्जैक्टली। और दूसरा अप्रोच जो मेरा है, ये मानता है कि अपने फिजिकल एनवायरनमेंट और अपनी आदतों को बदलकर हम दिमाग के एनर्जी सेविंग मोड का फायदा उठा सकते हैं, जिससे वो नेगेटिव लूप्स अपने आप सूख जाएं। और यही इस चर्चा की सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक नए दर्शक को इन दोनों औजारों की जरूरत पड़ने वाली है। जिस वक्त ओवरथिंकिंग हावी हो, तब उस जहर को फिल्टर करने का तरीका आना चाहिए, और जब हालात ठीक हों, तब फ्यूचर प्रूफिंग के लिए एक ठोस सिस्टम बनाना चाहिए। सही कहा। और हम अपनी श्रोताओं को इसी विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। जब आपका सामना अपनी जिंदगी के किसी ऐसे फेज से होता है जहां लगता है सब कुछ कंट्रोल से बाहर है, तो ध्यान दीजिए कि प्रॉब्लम की नींव कहाँ है। क्या आपको उस वक्त अपने दिमाग की उस इंटरनल आवाज को अदालत के कटघरे में खड़ा करके पूछने की जरूरत है, इसका प्रूफ क्या है? या फिर आपको अपने आसपास के माहौल में फैले हुए उन ट्रिगर्स को हटाने की जरूरत है जो बार बार आपकी डिसिप्लिन की तलवार पर पानी फेर रहे हैं? इस मटेरियल में इन दोनों पहलुओं पर और गहराई से विचार करने के लिए बहुत कुछ छिपा हुआ है। क्योंकि दोनों के बिना फोर्ट्रेस अधूरा है, लेकिन एक बार उस जहर को निकाल दिया तो नई आदत का वो बीज पक्का एक मजबूत पेड़ बनेगा। बिल्कुल। तो अगली बार जब दिमाग के अंदर किसी अदृश्य लड़ाई से थकान महसूस हो, तो सिर्फ दर्द को झेलने की आदत मत डालिए। ढूंढिए कि जरूरत कहाँ है, उस जहर को पहचानने की या एक नए किले की ईंट रखने की। इन विचारों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते रहिए और इस अन्वेषण में आगे बढ़ते रहिए। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।